अमीर ससुराल में आई 4 गरीब बहुएं। निर्मला के चारों बेटों की शादी एक साथ एक ही मंडप में हो रही थी। बड़ी भाग्यशाली हो निर्मला बहन, आपके चारों बेटों की शादी एक ही मंडप में एक साथ हो रही है और चारों बहुएं भी बड़ी ही सुंदर और सुशील मिली हैं आपको। हाँ शीला बहन, अब मेरे चारों बेटों की इच्छा थी कि वो शादी करेंगे तो एक साथ एक ही मंडप में करेंगे और अपनी पसंद की ही लड़कियों से करेंगे। अब बेटों की खुशी के लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं ना। हाँ भाई, अब अमीर लोग जब चाहें कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या था, निर्मला के चारों बेटे अमर, अजीत, रमेश और सुरेश की शादी दिया, कविता, अंजलि और पायल नाम की 4 गरीब लड़कियों से हो जाती है। चारों बहुओं का गृह प्रवेश होता है। निर्मला का घर बहुत ही बड़ा था, वे लोग बहुत ही अमीर थे। सुनो बहुओं, मैं तो तुम जैसे गरीब लड़कियों को सपने में भी अपने घर की बहू नहीं बना सकती थी, पर क्या करें, बेटों की जिद के आगे घुटने टेकने पड़े। अब तुम चारों इस घर की बहू बन चुकी हो तो यहाँ का रहन सहन, खान पान, रीत रिवाज, ये सब तुम्हें जल्दी अपनाने होंगे। जी माँ जी। भाभियों, वैसे इस घर में ऐशो आराम के सारे सामान हैं। आप चारों को काम से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस घर में काम को आसान बनाने के लिए हर तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो अब इस घर की सारी जिम्मेदारी आप चारों पर है। चारों गरीब बहुएं अपने बड़े से ससुराल को देखकर बड़ी ही खुश हो जाती हैं। एक दिन बाद, कविता बहू, घर में बहुत से गंदे कपड़े पड़े हैं, उन सबको वॉशिंग मशीन में धोने डाल दो। जी माँ जी। कविता सारे कपड़े लेकर बाथरूम में आती है। ये मशीन तो मुझे चलाना ही नहीं आती, इसमें कपड़े कैसे धोते हैं, अब क्या करूं? जेठानी जी को बुलाती हूँ। कविता अपनी जेठानी दिया के पास रसोई में आती है। दिया रसोई में माइक्रोवेव को चारों ओर से देखने लगती है। ये दीप्ति बहन ने भी कैसा काम दे दिया मुझे, भला इस डिब्बे में केक कैसे बनता होगा, अब क्या करूं? मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या है ये। जेठानी जी, क्या आपको वॉशिंग मशीन चलानी आती है? माँ जी ने मुझे कपड़े धोने के लिए कहा है, पर मुझे तो वो मशीन चलानी ही नहीं आती। अरे वाह, ये काम तो बड़ा ही आसान है। एक काम करती हूँ, कविता को इस डिब्बे में केक बनाने को कह देती हूँ। हाँ कविता, मुझे आती है वॉशिंग मशीन चलाना। तू एक काम कर, इस मशीन में दीप्ति बहन के लिए केक बना दे, मैं मशीन में कपड़े धोआती हूँ। इतना कहते ही दिया वहाँ से चली जाती है। अब ये क्या मुसीबत है, इस घर में तो हर जगह मशीनें ही रखी हैं। चलो कोशिश करती हूँ इसमें केक बनाने की। कविता उस मशीन को चारों ओर से देखने लगती है। पहले इस मशीन को गर्म कर देती हूँ, जैसे रोटियां बनाने से पहले तवे को गर्म करना होता है ना, शायद इसे भी गर्म करना पड़ता होगा। इधर दिया वॉशिंग मशीन के पास थी। कैसे धोते हैं इसमें कपड़े, एक काम करती हूँ, मशीन शुरू करती हूँ। इधर अंजलि अपने पति रमेश के साथ कमरे में थी। अंजलि, मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़े समय बाद एसी बंद कर देना। इतना कहकर रमेश चला जाता है। इस एसी को कैसे बंद करते हैं, मुझे तो बंद करना ही नहीं आता। शायद इस एसी पर ही कोई बटन होगा बंद करने का, मैं इसे निकाल कर देखती हूँ। फिर क्या था, अंजलि एक स्टूल पर चढ़ जाती है और चालू एसी को दीवार से निकालने लगती है। अब वो एसी गर्म था। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत गर्म हो गया, कहीं इसमें आग तो नहीं लग गई। एसी तो ठंडा आता है ना, फिर ये गर्म कैसे हो गया। एक काम करती हूँ, जल्दी से इसे ठंडा कर देती हूँ, कहीं इसमें आग ना लग जाए। अंजलि तेजी से दौड़ती हुई बाहर चली जाती है। इधर पायल को उसकी सास ने छत की एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी डालने को कहा था, कोक के जरिए। अब इस टंकी का पानी इसमें से कैसे डालूं? एक काम करती हूँ, इस पानी से भरी टंकी पर चढ़ जाती हूँ और इसका पानी बाल्टी से निकाल कर इस खाली टंकी में डाल देती हूँ। पायल उस बड़ी सी टंकी पर चढ़ जाती है और रस्सी से बाल्टी से पानी खींचकर दूसरी खाली टंकी पर डालती जाती है। इधर निर्मला और दीप्ति दोनों घर में सोफे पर बैठे हुए थे। दीप्ति, ये चारों बहुएं कहाँ चली गईं? दिखाई ही नहीं दे रही हैं। पता नहीं माँ, सब अपना अपना काम कर रही हैं। इधर कविता ने माइक्रोवेव को गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया था। अब आग की वजह से पूरा माइक्रोवेव जलकर फट जाता है। ये देखकर कविता जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या हो गया, ये तो बहू की आवाज है। माँ, भाभी क्यों इतना चिल्ला रही हैं? और ये आवाज कहाँ से आई? निर्मला और दीप्ति दोनों रसोई में आती हैं। तभी वो देखते हैं कि रसोई में माइक्रोवेव फट चुका है और उसमें आग लगी हुई थी। बहू, ये क्या कर दिया? ये माइक्रोवेव कैसे जल गया? इधर अंजलि गर्म एसी को ठंडा करने के लिए एसी के ऊपर बाल्टी भर ठंडा पानी डाल देती है, जिसके बाद वो एसी में
शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसमें भी एक जोरदार धमाका होकर वो एसी भी फट जाता है। ये देखकर अंजलि भी चिल्लाने लगती है, अरे राम! अब ये क्या हो गया? ये आवाज कहाँ से आई? तीनों दौड़ते हुए अंजलि के कमरे में आते हैं। अंदर एसी में आग लगी हुई थी। ये देखकर निर्मला और दीप्ति के होश उड़ जाते हैं। आहा, ये क्या हो गया? ये एसी में आग कैसे लग गई? जल्दी पानी डालो आग पर। माँ जी, ये आग! तीनों मिलकर उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। इधर दिया ने वॉशिंग मशीन में पानी डालकर मशीन को शुरू कर दिया था। अब वो चालू मशीन में ही पानी में हाथ डाल देती है, जिसके बाद दिया को जोरदार करंट लग जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ! अब क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? चारों मिलकर दिया के पास आते हैं और उसे जैसे तैसे मशीन बंद कर देते हैं। दिया के सर के बाल करंट की वजह से खड़े हो चुके थे। बहू, ये क्या है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर के ऊपर से परिंदे उड़ रहे हैं। सत्यानाश हो तुम तीनों का! एक ने माइक्रोवेव जला दिया, दूसरी ने एसी जला दिया, तीसरी ने वॉशिंग मशीन खराब कर दिया। वो चौथी कहाँ है? अब पता नहीं वो क्या कर रही होगी। सब मिलकर घर की छत पर आते हैं। ऊपर पायल बाल्टी से टंकी से पानी निकाल रही थी। पायल बहू! निर्मला की आवाज सुनकर पायल घबरा जाती है और वो सीधे टंकी के अंदर गिर जाती है। अरे बचाओ मुझे! हमें बचाना होगा पायल को, जल्दी चलो। जैसे तैसे सब पायल को टंकी से बाहर निकाल लेते हैं। थोड़े समय बाद चारों बहुएं एक लाइन में नीचे मुंडी किए खामोश खड़ी थी। अब मशीनें चलाना नहीं आती तो उसके पास गए ही क्यों थे? पता है कितना नुकसान कर दिया तुम चारों ने। माँ, ऐसी अनपढ़ बहुएं अगर और रही ना इस घर में तो ये हमें बर्बाद कर देंगी। निकालो इन्हें माँ अपने घर से। निर्मला अपनी चारों बहुओं को धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगती है। तभी चारों गरीब बहुएं घुटनों के बल रोते हुए हाथ जोड़े अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। माना कि हमने आपको बहुत नुकसान कर दिया, पर हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया माँ जी। बचपन से लेकर जवानी तक हमने केवल गरीबी ही देखी है माँ जी। मिट्टी के घर और मिट्टी के बने बर्तन में हमने जीवन भर अपना गुजारा किया। हमारे घर इतने आलीशान नहीं है माँ जी। छोटे मिट्टी से बने घर हैं हमारे, जिसमें हवा के लिए ना तो कोई पंखा है ना ही एसी, और पकाने के लिए आपकी तरह आलीशान गैस नहीं बल्कि मिट्टी से बना चूल्हा है। माँ जी, हमारे माता पिता बहुत गरीब है। हमने जीवन भर गरीबी देखी है। जब आपने हमें काम दिया उस समय हमें उन मशीनों के बारे में कुछ पता नहीं था। अगर हम काम से मना कर देते तो आपको बुरा लग जाता था। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें घर से मत निकालिए। हमारे माता पिता बहुत गरीब हैं, वो हमें देखकर मर जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद हम कभी गलती नहीं करेंगे। चारों की बात सुनकर निर्मला और दीप्ति उन्हें माफ कर देते हैं और उसके बाद निर्मला और दीप्ति चारों को अपने घर की हर मशीन, हर काम के बारे में सिखाते हैं। जिसके बाद कुछ ही दिनों में चारों सारा काम बहुत अच्छे से करने लगते हैं और हंसी खुशी रहकर अपना जीवन बिताने लगते हैं। सौम्या रसोई में सो रही होती है। तभी उसकी सौतेली माँ मोना उस पर पानी डाल देती है, जिससे सौम्या हड़बड़ा कर उठ जाती है। क्यों महारानी, नींद खुली कि नहीं? सुबह के 7 बज चुके हैं और तू अभी तक घोड़े बेच कर सो रही है। माँ माफ कर दो। माँ, कल गर्मी के कारण रात भर रसोई में मच्छर काट रहे थे, नींद भी नहीं आई। माँ, एक तो आपने मुझसे मेरा कमरा छीनकर छोटी को दे दिया है और मुझे रसोई में भरी गर्मी में सोना पड़ता है। कम से कम यहाँ एक पंखा लगा दीजिए। सुना तुमने मम्मी? अब इस महारानी को यहाँ पंखा चाहिए। क्या अनाथ लावारिस, मेरे पास क्या पैसे का पेड़ लगा है जो तुझ पर खर्च करूं? खैर, मना कि तुझे इस घर में रहने दे रही हूँ। चल अब जल्दी से चाय नाश्ता बना, मेरी जिया को कॉलेज जाना है। ये कहकर मोना और जिया वहाँ से चली जाती हैं और सौम्या रोते हुए अपनी किस्मत को कोसने लगती है। भगवान, आखिर क्या गलती की थी जो तूने मुझसे मेरी माँ छीन ली? मेरी सौतेली माँ और मेरी बहन जिया मुझ पर बहुत जुल्म ढाते हैं। मायके का जो घर आंगन बेटी के लिए खुशियों से भरा होता है, फिर क्यों वही मायका मुझ बदनसीब बेटी के लिए दुखों से भरा हुआ है? सौम्या फूट फूट कर रोते हुए नाश्ता बनाकर अपनी सौतेली माँ और बहन को परोसती है। तभी जिया नखरे करती हुई कहती है, ईयू मम्मी, ये देखो इसने क्या बनाया है। इतनी गर्मी में आलू के पराठे, कितना ऑयल है इसमें। ये खाकर मुझे अपना फिगर खराब नहीं करना। जिया मेरी प्यारी बहन, नाराज मत हो। देखो मैंने तुम्हारा मनपसंद पास्ता भी बनाया है। डैमेट, मेरी सौतेली बहन कितनी शार्प माइंडेड है। मैं तो इस तमरिंदा को माँ से डांट सुनाने वाली थी, बट सडनली प्लान फेल हो गई। ये कहकर घमंडी जिया अपने सैंडल की नोक से जानबूझकर बेचारी सौम्या का पैर कुचलकर चली जाती है। माँ, मेरा पैर! आई एम सॉरी सौम्या, मैंने देखा नहीं।
झूठ मत बोलो जिया, मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर मेरा पैर कुचला है। ये सुनकर मोना सौम्या को खींचकर चाटा मारकर उस पर चिल्ला पड़ती है। अनाथ कहीं की मेरी बेटी को झूठा ठहराती है, लगता है तू मेरी मार भूल गई है। ऐसा कहकर मोना जैसे ही सौम्या को मारने के लिए फिर से हाथ उठाती है, सौम्या हाथ रोक कर कहती है, बस कीजिए माँ, बहुत हो चुका, अब और नहीं। अरे जब से आप इस घर में मेरी माँ बनकर आई हैं, मैं हमेशा आप में अपनी माँ की परछाई को ढूंढती रही, सोचती रही कि शायद कभी तो आप अपना प्यार भरा हाथ मेरे सर पर फेरेंगी, मगर किसी ने सच ही कहा है, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। ये सुनकर मोना गोविंद को झूठ मूठ के आंसू दिखाते हुए कहती है, गोविंद जी सुना आपने, सौम्या ने क्या कहा। अरे भले मैंने उसे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, मगर मैंने इसे अपनी जिया के जैसा समझा है। जब इसे अपनी माँ की दो बातें बर्दाश्त नहीं हो रही तो ससुराल में सास के तीखे ताने कैसे सुनेगी। माँ, जब मैं इस मायके में नौकरों की तरह जिंदगी जी रही हूँ तो ससुराल का शासन भी सह लूंगी। सौम्या को जवाब देता देखकर गोविंद गुस्से में बिलबिलाकर उसे चाबुक से बहुत मारता है। हरामजादी, एक तो पैदा होते ही मेरी पत्नी को खा गई और अब मोना से जुबान लड़ाती है। अब इसी सप्ताह में तेरी शादी होगी। ऐसा कहकर गोविंद सौम्या को स्टोर रूम में बंद करके कहता है, अब ये दरवाजा सीधे तेरी शादी वाले दिन खुलेगा, तब तक सड़ती रहे यहाँ पे। गोविंद, मोना और जिया किसी भी हालत में सौम्या से जल्द छुटकारा पाना चाहते थे। सौम्या की शादी के लिए गोविंद ने अपने सभी दोस्तों और पंडित को भी ऐसा लड़का ढूंढने को कहा जहां दहेज न देना पड़े, और आखिरकार सौम्या की शादी राजेश और संगीता के बेटे यश के साथ कर दी गई। जा मेरी लाडो रानी, नरक किसे कहते हैं ये तो अब तुझे ससुराल जाकर पता चलेगा, जहाँ हुक्म जताने वाली जेठानी, नखरे करने वाली ननद और सास के ताने बाने आठों पहर सुनना पड़ेगा। मोना की ऐसी बातों से ससुराल को लेकर सौम्या का मन अब और भी ज्यादा डर से भर गया। थोड़ी ही देर में सौम्या ससुराल पहुंच गई। सौम्या का ससुराल बहुत ही आलीशान और बड़ा था। मेरे ससुराल वाले तो बहुत ही अमीर हैं। माँ, पिताजी ने मुझे दहेज देकर नहीं भेजा, कहीं बाकी बहुओं की तरह मुझे भी दहेज न लाने के लिए अपने ससुराल वालों से ताने न सुनने पड़े। सौम्या का मन इसी चिंता में खाए जा रहा था, तभी संगीता उसकी आरती उतारती है। सौम्या बहू, क्या सोच रही है? इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। एक मिनट ठहरिए सौम्या भाभी। इसके बाद खुशी और आरती दरवाजे से लेकर सौम्या के कमरे तक गुलाब के फूल सजाते हैं। अब गृह प्रवेश कीजिए देवरानी जी, इस ससुराल में आपका स्वागत है। अपने ससुराल में खुद का खुशियों भरा स्वागत देखकर सौम्या की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी आरती की बेटी चिंकी सौम्या को एक ग्रीटिंग कार्ड देकर कहती है, वेलकम टू द फैमिली चाची, ये आपके लिए। अरे ये तेरे बाबूजी की तरफ से बहू। ससुराल का हर सदस्य घर आई बहू को ढेर सारे तोहफे देता है, जिसके बाद वह यश के साथ कमरे में आ जाती है, जहां लहंगे में उसे बहुत गर्मी लगती है। आई एम सॉरी सौम्या, कमरे की एसी खराब हो गई है, मैं कल ही से ठीक करा दूंगा। और मैंने तुम्हारे लिए अलमारी का एक कॉर्नर खाली कर दिया है, तुम अपना सामान सेट कर लेना। और वैसे तो मुझे बेड के राइट साइड नींद आती है, मगर तुम जिस साइड कंफर्टेबल हो सो जाना। अपने अंदर किसी भी किस्म की झिझक मत रखना। अपने पति यश का प्यार भरा बर्ताव देखकर सौम्या की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। ये क्या सौम्या, तुम रो रही हो? यश जी, आप बहुत अच्छे हैं। ये मेरी खुश नसीबी है जो मुझे आप जैसा हमसफर मिला है। ऐसा कहकर सौम्या यश के गले लग जाती है, जिसके बाद यश उसे गोद में उठा लेता है और दोनों अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं। ससुराल के पहले दिन सौम्या 5 बजे उठकर गर्मी में काम करने लगती है, जिससे उसकी सास की नींद खुल जाती है और वो किचन में चली, जहां सौम्या को पसीने से भीगा हुआ देखकर वो कहती है, अरे ये क्या सौम्या बहू, गर्मी के कारण तू पसीने से तर हो गई है और अभी तो सिर्फ 5 बज रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? वो माँ जी, आज मेरी ससुराल में पहली रसोई है, बर्तन मांजते और साफ सफाई करने में 7-8 तो बज ही जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहू, इन सब कामों के लिए घर में नौकर चाकर हैं और तुझे गर्मी झेल कर रसोई का काम करने की जरूरत नहीं, उसके लिए भोला भैया है। और अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, देख पसीने के मारे क्या हालत बना लिए। जा अपने कमरे में जाकर आराम कर। अपनी सास के इस अपनेपन पर सौम्या की आंखों के आगे मायके की कड़वी यादें उभर आती हैं, जब उसे ना सिर्फ भरी गर्मी में खाना बनाना पड़ता, बल्कि बिना पंखे के रसोई में ही रात भर गर्मी में सोना पड़ता। सुबह नाश्ते की मेज पर आकर जैसे ही अपने ससुर के पैर छूने आती है, तभी राजेश कहता है,
सौम्या बहू, मेरे पैर छूकर अपने बाबूजी को क्यों पाप का भागीदार बना रही हो? मगर बाबूजी, बहू होने के नाते ये मेरा फर्ज है। बेटी, बहू घर आंगन की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी की जगह पैरों में नहीं होती, और मेरे लिए तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। अपने ससुर की स्नेह भरी बातों से बहू का दिल भर आया। जिस पिता के प्यार के लिए सौम्या अपने मायके में हर पल तरसती रही, आज वह स्नेह उसे अपने ससुर से मिला। धीरे धीरे सौम्या अपने मायके की तमाम कड़वी यादों को भुलाकर अपने ससुराल में घुल मिल गई। जहां उसकी जेठानी घर के कामों में उसका हाथ बटाती, वहीं खुशी स्नेहा को हंसाती रहती। देवरानी जी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। चाट पापड़ी, ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मगर आरती भाभी, आपको कैसे पता? अब दिल से दिल मिलते हैं, पसंद नापसंद अपने आप पता चल जाती है देवरानी जी। ये लीजिए, खाइए। ऐसा कहकर आरती बड़े प्यार से सौम्या को चाट पापड़ी खिलाने लगती है। तभी सौम्या की आंखों के आगे अपनी सौतेली बहन जिया की यादें उभर आती हैं। जो ख्वाहिश मुझे अपनी बहन से थी, आज वो मुझे अपनी जेठानी की छवि में मिली। भगवान तेरा शुक्रिया, तूने मुझको इतना प्यार भरा ससुराल देकर मुझ बदकिस्मत की झोली में खुशियां ही खुशियां भर दी। सौम्या ऐसा सोच ही रही होती है, तभी यश एक नई एसी और फ्रिज लाता है। माँ, सामान आ गया। यश बेटा, इस फ्रिज को रसोई में और एसी को सौम्या बहू के कमरे में सेट कर दे। माँ जी, फिजूल खर्ची की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? मैं नहीं चाहती कि मेरी नई बहू को अपने ससुराल में किसी चीज की कमी हो। और फिर फ्रिज की जरूरत तो घर में थी ही, और तेरे कमरे का एसी भी खराब हो गया था। ऐसे में मेरी बहू गर्मी झेले, ये मुझे गवारा नहीं। क्या हुआ सौम्या बहू, क्या सोचने लगी? बस माँ जी, अपनी खुश नसीबी को सोच रही हूँ। माँ के चले जाने के बाद और सौतेली माँ के आ जाने के बाद मैं अपने मायके में नौकर बनकर रह गई। हमेशा मैं अपनी किस्मत को कोसती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और मुझे हमेशा ये डर सताया करता था कि जब मेरे बाबुल का घर आंगन मेरा अपना ही ना हो सका तो ससुराल कैसा मिलेगा। मगर मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिलेगा। सहेली जैसी ननद, बहन जैसी जेठानी और माता पिता से बढ़कर प्यार करने वाले सास ससुर मिलेंगे। भगवान करे मुझ जैसा मायका किसी लड़की को ना मिले, और अगर मिले तो उन्हें मेरी तरह मायके से अच्छा ससुराल मिले। जिन खुशियों के लिए सौम्या अपने मायके में हर दिन तरसती रही, आखिर में वो प्यार और अपनापन उसे अपने ससुराल में आकर मिला।